नाउ मूविंग ऑन। एक सवाल दिया था मैंने, कुछ दिया था ना, स्फीयर कुछ करके एक स्फीयर दिया था जिसकी डेंसिटी मैंने वेरिएबल बताई थी। इसके इनसाइड और आउटसाइड पॉइंट पर मुझे निकालना था। नहीं सर, नहीं दिया था क्या? कोई एक भी सवाल नहीं दिया था आपको? नहीं, कल एक भी नहीं दिया था सर आपने। ये दिया था, याद आ रहा है मेरे को ऐसा कुछ। देख लो एक बार, सर। चेक वो कर लो। सिलेंडर नहीं का दिया। ना सर, सिलेंडर सर नहीं दिया। सिलेंड्रिकल दिया था, ओके। हाँ, वो 2 दिन पहले दिया। और लास्ट किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी अपन ने? सॉलिड स्फीयर की। सॉलिड स्फीयर की ना, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। हाँ ओके चलो ठीक है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ भी ड्रॉ कर लिया था। हाँ हाँ, कर सर। लिया था। ठीक है, अब ये सवाल करते हैं। ये स्फीयर है जिसका रेडियस है r, रेडियस इज r एंड डेंसिटी इज गिवन एज, डेंसिटी रो इज गिवन एज अल्फा r स्क्वायर बाय कैपिटल R स्क्वायर। ओके, तो डेंसिटी इज वेरिएबल, डेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट, और यहां पर स्मॉल r इज ग्रेटर देन, ये कंडीशन है, और डेंसिटी इज इक्वल्स टू 0 व्हेन r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। इसका मतलब यहाँ पर जो कुछ भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं वो कहां से कहां तक के बीच में है? 0 से कैपिटल R के बीच में है। कैपिटल R से बाहर में कोई चार्ज हमें नहीं मिलेगा। तो ये मेरे एंटायर सिचुएशन यहाँ पे ड्रॉ कर दी है, बता दी है। अभी आपसे पूछा गया है, बताइए इनसाइड पॉइंट पर, इनसाइड एंड एक्सटर्नल पॉइंट पर, आउटसाइड पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पाई जाएगी? अच्छा, आपको मॉड्यूल मिल गया होगा ना अब तो? हाँ सर। ठीक है, तो उसका होमवर्क मैं पहले बता देता हूँ, नहीं तो बाद में अपन थोड़ा रश में होते हैं। एक्सरसाइज S1, एक्सरसाइज S1 में आपको करने हैं सवाल 1 से 15, और 1 मिनट मैं खुद देख लेता हूँ, बाकी आप सवाल करते जाओ। अल्फा r बाय 5r स्क्वायर। और O1 में आपको करने हैं 1 से 6। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 एंड 17। इतना कर लीजिए। आज का होमवर्क मैंने आपको लिख दिया है। सर आउटसाइड के लिए अल्फा r स्क्वायर अपॉन 5r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। वैसे याद तो नहीं है मुझे, क्या किया ये आउटसाइड बता के दो। लिए r कटा नहीं। क्या किया ये बताओ। r⁵ था ना, तो r⁵ 2 हो गया। नहीं, कॉस नो r⁵ लगाना, r⁵ r³ आजकल और क्यों बन रहा है? हाँ, r³ बाय r स्क्वायर आता एक मिनट, चलिए। है। और इनसाइड के लिए ये अल्फा बाय 5r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे अगर मैं इनसाइड पॉइंट के लिए लिखता हूं तो इनसाइड पॉइंट के लिए मुझे सिमेट्रिकल एक गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी।
तो ये रही अपनी गॉसियन सरफेस। हाँ 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 निकिता गॉसियन सरफेस मैंने बनाई। তাকে আমি এইভাবেই ঝাড়বো দাঁড়ো। बच्चा आवाज आ रही है आपकी, माइक ऑफ कर लो, मम्मी पीछे बैठी है ना। तो ये गॉसियन सरफेस है, मैंने यहाँ पर बना लिया कि ये लेट्स से स्मॉल आर रेडियस पर है ना, स्मॉल आर पर है। तो अभी गॉसियन सरफेस मैंने बना दी, मुझे चाहिए कि इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो गॉस लॉ का इस्तेमाल करेंगे। तो इंटरनल पॉइंट पर तो लिखा जाएगा दैट इज E डॉट dA इज QN बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ अपने को QN नहीं पता है, तो कैसे किया जाए? Rho into V. वी डोंट नो QN। इस रेड सरफेस के अंदर में कितना चार्ज है अपने को नहीं मालूम है। तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे ना फिर उधर ये गॉसियन सरफेस मैंने बना ली। इसके अलावा मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूं, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना। छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूं जिसकी रेडियस मैंने लिया x और इसकी जो थिकनेस लिया दैट इज dx। वंस अगेन dx इतना छोटा है, dx इतना छोटा है कि हमें x में कोई खास परिवर्तन नहीं आया है। और अगर x में कोई खास परिवर्तन नहीं आया है, कोई खास चेंज नहीं आया है, तो इसका जो डेंसिटी है यानी कि रो की वैल्यू है इस पूरे Constant रहेगी। वॉल्यूम में कांस्टेंट रहेगी। ध्यान दीजिएगा, ये वॉल्यूम बना होगा। ये किसका वॉल्यूम बना होगा? ये स्फीयर का, छोटे से पतला सा स्फीयर जो बना है उसकी दीवारों का वॉल्यूम हमें लिखना है। तो मैं बात करता हूं dq यानी कि चार्ज, स्मॉल चार्ज इन स्मॉल स्फेरिकल एलिमेंट, और वो बन चुका है। कितना लिखा जाएगा? वो होगा डेंसिटी यानी कि अल्फा स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। ये तो मैंने डेंसिटी लिख दिया, साथ में लिख दिया है dv क्या है? छोटा सा वॉल्यूम, छोटा वॉल्यूम। नाउ द क्वेश्चन इज कि dv क्या लिखा जाए? बोलो। 4 by x dx 4 पाई x इंटू dx। 4 पाई x स्क्वायर dx। 4 by x 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। रीजन बीइंग आप ऐसा समझ लिखा वो, सकते हो कि सिक्की यहाँ मैसेज पर इसकी लिख के सरफेस रखो। एरिया बनेगा दैट वुड बी 4 पाई एक्स स्क्वायर, और उस पर हमने dx मोटाई का और चढ़ा दिया, dx मोटाई का और चढ़ा दिया, तो वॉल्यूम क्या लिखा जाता है? ये कौन है? तो अभी मुझे लिखना है छोटा सा वॉल्यूम, और किसका वॉल्यूम? ये वाला। तो आई कैन से कि यहाँ पर, अरे ये कौन है? स्वप्निल है, तुम्हारे पीछे से आवाज आ रही है। देखो मैम मेरी मार्च का पेमेंट करवा दो, स्वप्निल बचा अपना रहा माइक ऑफ करो। जरूरत है, मेरी घर पर प्रॉब्लम चल रहा है बहुत, मतलब क्या मुझसे बात कर रहे हो क्या? भी बहुत प्रॉब्लम चल रहा। हाँ भाई, वापस इस पर ध्यान देते हैं, है ना। मैं बात करता हूँ dv की। dv क्या था? इसका वॉल्यूम। dv क्या था? इसका वॉल्यूम है। और अगर मैं इसका वॉल्यूम लिखना चाहूंगा तो मुझे इसका सरफेस एरिया पता है, वो होगा 4 पाई एक्स स्क्वायर, वो होगा 4 पाई एक्स स्क्वायर। और दूसरी बात अगर देखें तो इसकी मोटाई कर दी है हमने, इस पे क्या कर दिया है? 4 पाई एक्स स्क्वायर सरफेस एरिया पर dx मैंने बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर dv जो ये वॉल्यूम बन चुका होगा, वो देखिए क्या होगा? अल्फा r की वैल्यू इस एलिमेंट के लिए x बन चुकी है, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और dv लिखा गया है 4 पाई एक्स स्क्वायर dx। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी, जो चीजें कांस्टेंट है साइड में लिख लेते हैं, तो 4 पाई अल्फा x पावर 4 dx अपॉन आर स्क्वायर। ये मेरा बन चुका है dq। ये क्या बन चुका है? dq बन चुका है 4 पाई अल्फा x पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये dq बन गया। तो मैं अब लिखना चाहता हूं चार्ज एनक्लोज्ड, तो q जो लिखा जाएगा दैट वुड बी इंटीग्रेशन ऑफ dq, एंड दैट वुड बी 4 पाई अल्फा
x पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करेंगे कहां से कहां तक? जीरो से Small r. कैपिटल R तक. स्मॉल या कैपिटल? स्मॉल आर छोटा स्मॉल आर। मुझे चाहिए क्या था? R. इसके अंदर में कितना चार्ज फंसा हुआ है वो चाहिए था। तो इसका मतलब जीरो से मुझे स्मॉल आर रेडियस तक के स्फीयर का देखना था। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 4 पाई अल्फा स्मॉल आर पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये बन चुका है Q। तो इसके बाद में हम यहाँ नोट कर रहे हैं, तो मैं गॉस लॉ यूज करता हूं, तो ये लिख सकते हैं E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, यहां से मैंने जंप करवा दिया। E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन है 4 पाई अल्फा आर पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर। तो जो चीजें कट रही है काट लेते हैं। दिस इज 4 पाई, दिस इज 4 पाई, ये है आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, आर पावर 4 जाएगा, तो यहाँ पर E इज इक्वल टू अल्फा आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, बाय एप्सिलॉन नॉट भी बनेगा, बाय एप्सिलॉन नॉट भी बनेगा, बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट वुड बी द फाइनल आंसर इनसाइड पॉइंट के लिए। ठीक है, इनसाइड पॉइंट के लिए दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? अभी तक हमने जो किया उसमें कोई डाउट? सर वो इंटीग्रेशन में r के पावर इंटीग्रेशन 5 आएगा by r के 5 पावर आएगा। आएगा. और आर 4 रेस टू अरे 5 by 5 आएगा। सॉरी 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 सॉरी, 5 हो जाएगा और एक 5 बच जाएगा। और यहाँ पर 5 होगा, और ऊपर ठीक है, r क्यूब और ऊपर आर क्यूब होगा। ये R अभी तो क्यूब। 5 होगा और इधर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और बोलो। बस इंटरनल हो गया, अब बात करते हैं एक्सटर्नल की। नोट कर लिया आप लोगों ने? नहीं सर, नहीं करो जल्दी से। चलिए सर एक मिनट। डन। हाँ सर. नाउ एक्सटर्नल पॉइंट, तो ये मैंने स्फीयर बनाया, एंड अगर गॉसियन सरफेस बनानी है तो बाहर वाले पॉइंट पर बनानी है, तो दिस इज गॉसियन सरफेस, है ना, ये है गॉसियन सरफेस। इसकी सेंटर से रेडियस मैंने ले लिया है r। मुझे चाहिए होगा टोटल चार्ज एनक्लोज, तो मैं q लिखूंगा यहाँ पर टोटल स्फीयर का। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पर? जो हमने इंटीग्रेशन किया था जीरो से स्मॉल r तक, यहाँ पर जीरो से कैपिटल R तक हो जाएगा। तो मैं अगर यहाँ लिखूं तो ये है 4 पाई अल्फा, 4 पाई अल्फा r पावर 5 अपॉन 5 r स्क्वायर, इतना बच चुका था। अब इसी में मैं क्या कर दूंगा, लिमिट्स डाल दूंगा जीरो से कैपिटल R तक, तो ये आ जाएगा 4 पाई अल्फा r पावर 5 अपॉन 5 r स्क्वायर, यानी कि 4 पाई अल्फा r क्यूब अपॉन 5। दिस इज क्यू टोटल। इसके अंदर कितना चार्ज फंसा हुआ है वो निकाल दिया। तो अगेन अपना तो अब काम आसान हो गया। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इनसाइड, यानी कि 4 पाई अल्फा आर पावर, ये 5 होगा ना?
अच्छा क्यूब ही है, सही नहीं क्यूब है क्यूब सही ही। है। ये क्यूब अपॉन 5, ये तो चार्ज इंक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से 4 पाई से 4 पाई 4 पाई से 4 पाई, इसके अलावा कुछ और नहीं कट रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है अल्फा आर क्यूब अपॉन 5 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। दैट इज द फाइनल आंसर, किसके लिए? आउटसाइड पॉइंट के लिए। देखिए समझिए, कोई डाउट हो तो बताइए। इंटरनल के लिए क्या है सर? इंटरनल ये रहा, अल्फा आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, 5 भी है यहाँ पर। 5। ठीक है, नोट कर लिया। सर वो स्लाइड दिखाओ ना पहले वाली। एक्सटर्नल ये रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्फीयर है एंड स्फीयर में अपनी डेंसिटी रो दे दी है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो दे दी है। फिर अब देखा जाए तो स्फीयर के अंदर में यहाँ पर एक कैविटी बना दी है, यानी कि अगर चार्ज देखा जाए तो चार्ज आपको मात्र इस जगह पर मिलेगा, इसके अंदर में कोई चार्ज नहीं पाया जाएगा। ठीक है, और मैंने इससे कहा कि ये है सेंटर C1, ये है सेंटर C2। ठीक है, इसकी रेडियस आप मान लीजिए कुछ कैपिटल R है, ठीक है, और इसकी रेडियस आप मान लीजिए कुछ R1 है ना। चलो एक काम करते हैं, ये R1 और R2 कर देते हैं, ये R1 और R2 कर लेते हैं। ठीक है, R2 रेडियस का यहाँ पर हमने कैविटी कर दिया है। तो अब हम जानना चाहते हैं कि ये कोई पॉइंट इसके अंदर पाया गया, कैविटी के अंदर कोई पॉइंट पाया गया, पॉइंट P। ठीक है, कैविटी के अंदर कोई पॉइंट पाया गया, पॉइंट P, जिसकी पोजीशन वेक्टर अगर देखा जाए तो ये दिया गया है R1 वेक्टर, और इसकी पोजीशन वेक्टर C2 के साथ में अगर देखा जाए तो वो दिया गया है R2 वेक्टर। ठीक है, पॉइंट P की पोजीशन आपको दिया गया है, ये है R1 वेक्टर, और C2 के रेस्पेक्ट में यानी कि सेंटर C2 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए P की पोजीशन तो वो है R2 वेक्टर। पूछा गया है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, क्या होगी? तो इस तरह के कैविटी वाले सवाल आपने सेंटर ऑफ मास में किए होंगे कि कोई बड़ी बॉडी है और उसमें से कैविटी कर दिया, मान लो एक डिस्क था, डिस्क में से इसको कट कर दिया, तो बाकी बची हुई डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? ऐसा सवाल किया आपने? हाँ सर। कैसे करते थे आप ये? हाँ सर। कैसे करते थे इसे? वो दोनों के सेंटर ऑफ मास का एडिशन ही टोटल बॉडी के सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट देगा। दोबारा पूरे का बोलो। निकालना है, फिर उसके साथ उसका माइनस कर डालने का। हाँ ओके ठीक है सर नेगेटिव मास यूज करके। हाँ, पॉजिटिव मास नेगेटिव मास, इसको फिल कर दिया अपन ने, है ना, इसको फिल कर दिया, और मतलब आपने सोच लिया कि यहाँ पे प्लस m और माइनस m सोच लिया होगा, ऐसा कुछ याद आ रहा है क्या? नहीं सर फॉर्मूला तो हाँ नहीं। सर वैसे वैसे। हाँ चलो, मैंने आइडिया दे दिया आपको, हिंट दे दिया किस तरह से इसके बारे में सोचना है। आप एक बार सोचिए, फिर अपन डिस्कस करेंगे।
रो पाई बाय 3 एप्सिलॉन नॉट है। रो पाई वो पाई? उनके बीच, हाँ नहीं नहीं पाई नहीं, पाई कट गया। तो रो उनके बीच में का जो डिस्टेंस है C1 C2 का, हाँ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 3 एप्सिलॉन। हाँ 3 4/3 पाई सही। हाँ सही है। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं इस डायग्राम को थोड़ा क्लियर बना लेता हूँ अगले पेज पर। तो ये रहा अपना आउटर स्फीयर एंड दिस इज द कैविटी। ये यहाँ पर सेंटर है C1, ये सेंटर है C2। अभी हम लिखना चाहते हैं पॉइंट P के लिए। तो अगर ये यहाँ पर कैविटी नहीं होती, मतलब क्या होता, पूरा यहाँ पर चार्ज भरा हुआ होता, तो मैं सिंपली स्फीयर का फॉर्मूला लगाता और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देता। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, थोड़ी सी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करता हूँ। तो मैं यहाँ पर कैविटी है मतलब नेट चार्ज, कैविटी में नेट चार्ज शून्य। शून्य, जीरो होगा, है ना, ये कैविटी है यहाँ पर। तो यहाँ पर नेट चार्ज अगर जीरो होगा तो मैं क्या मान लेता हूँ, इस स्फीयर के अंदर में इमेजिन कर लेते हैं कि यहाँ पर है प्लस रो एंड माइनस रो। आप ये देख सकते हो इस कैविटी के अंदर में मैंने इमेजिन कर लिया नेट चार्ज अगर जीरो है, तो मैंने ऐसा सोच लिया कि यहाँ पर प्लस रो डेंसिटी का चार्ज भरा हुआ है और माइनस रो डेंसिटी का भी चार्ज भरा हुआ है, ताकि नेट चार्ज जीरो हो जाए। अब देखिए यहाँ पर सराउंडिंग में ये जो बना था उसकी डेंसिटी कितनी थी, रो थी। तो इसकी डेंसिटी है रो एंड यहाँ पर ये जो प्लस रो है, इन दोनों ने मिला के क्या यहाँ पर एक कंप्लीट स्फीयर बना दिया है रो डेंसिटी का? नहीं हाँ हाँ सोचो। यस सर। नहीं इन दोनों की वजह से यहाँ पर एक कंप्लीट स्फीयर बन चुका है। यहाँ पर कैविटी में हमने रो इमेजिन कर लिया और ये बाहर भी रो था, तो एक कंप्लीट पूरा गोला बन चुका है, पूरा स्फीयर बन चुका है जिसकी डेंसिटी रो है। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात, इसी पूरे स्फीयर के अंदर में माइनस रो डेंसिटी का स्फीयर भी हमें इमेजिन करना पड़ेगा। समझ में आई ये बात? हाँ कि अगर मैं प्लस रो और माइनस रो इमेजिन करता हूं तो इस प्लस रो को इसके साथ में देखा तो हमारा एक पूरा स्फीयर बन चुका है जिसकी डेंसिटी रो इमेजिन कर सकते हैं। साथ ही साथ इस बड़े वाले के साथ में एक माइनस रो डेंसिटी का छोटा स्फीयर भी बना हुआ है, एक माइनस रो डेंसिटी का छोटा स्फीयर भी बना हुआ है। तो मैं अगर देखता हूं अब मेरे पास दो कंप्लीट स्फीयर बन चुके हैं। अगर देखा जाए तो अब दो कंप्लीट स्फीयर बन चुके हैं। एक तो रो डेंसिटी का बड़ा स्फीयर या छोटा स्फीयर, बड़ा, और माइनस रो डेंसिटी का छोटा वाला स्फीयर। तो P पॉइंट पर, पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखें तो मैं लिख सकता हूं कि ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रो डेंसिटी लार्ज स्फीयर प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस रो डेंसिटी स्मॉल स्फीयर। तो अभी देखा जाए, बताइए मैंने C1 और ये पॉइंट P जो बनाया था इसके बीच में एक वेक्टर बनाया था। कितना बनाया था वो? R1 बनाया था। वेक्टर। तो आप देख सकते हो कि अगर मुझे डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है तो वो क्या लिखी गई थी, रो R वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। याद करो सॉलिड स्फीयर के लिए जो अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी गई थी वो बनी थी रो R वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो इसी तरीके से यहां अगर लिखता हूं तो ये लिखा जाएगा, डेंसिटी तो रो थी,
अगर पोजीशन देखा जाए तो सेंटर से इसकी पोजीशन कितना था, r1 बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया ये बात? हाँ सर। प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस रो डेंसिटी स्मॉल स्फीयर। तो माइनस रो डेंसिटी के लिए क्या लिखा जाएगा, डेंसिटी है माइनस रो। अब R2 छोटा वाला स्फीयर का सेंटर C2 था, C2 के लिए पॉइंट P की पोजीशन क्या कहा गया था, वही R2 होगा वेक्टर R2 कहा गया था R2 वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो जो चीजें कॉमन आ सकती है वो लिख एप्सिलॉन लेते हैं, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट में आ चुका है R1 माइनस R2 वेक्टर, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो अब देखिए ये वेक्टर मैंने ऐसा ड्रॉ किया, थोड़ा अलग डायग्राम बना रहा हूं। ये मेरा C था, ये पॉइंट P था, ये है R1 वेक्टर, ये पॉइंट C1 था, ये पॉइंट C2 था, और इस पॉइंट के लिए हमने ड्रॉ किया था R2 वेक्टर। ठीक है, तो अब बताइए R1 माइनस R2 क्या बनेगा इस डायग्राम में? C1 और C2 का डिस्टेंस। बिल्कुल बिल्कुल, देखो आप ऐसा समझ सकते हो, R1 यहाँ है और R2 इस तरीके से है, तो माइनस R2 कैसा बनेगा, ये बनेगा इस तरीके से माइनस R2। तो मैं देख सकता हूं R1 वेक्टर और माइनस R2 वेक्टर को जोड़ दिया जाए तो ये इस तरह का वेक्टर बनेगा। तो इससे मैं क्या लिख सकता हूं, C1 से C2 की तरफ जाता हुआ वेक्टर, तो मैं C1 C2 वेक्टर उसे लिख लेता हूं। तो इसके लिए फाइनली लिखा जा सकता है रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट C1 C2 वेक्टर। ये समझ में आया क्या किया? एंड दिस इज द फाइनल आंसर। देख लो, वेक्टर में कोई डाउट हो तो पूछो। नहीं सर। वेक्टर सही है, बाकी इसमें कोई डाउट हो तो बोलो। डन? नहीं सर, एक मिनट। एक मिनट। ओके सर, ओके। हो गया सर। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। डन। तो अब मैं ड्रॉ करना चाहता हूं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर बनी अगर होगी तो वो कैसी बनी होगी। तो ये रहा हमारा बड़ा वाला स्फीयर, और इसके अंदर में हमने एक छोटा स्फीयर इस तरह से बना लिया। ये रहा हमारा छोटा वाला स्फीयर। फिर मैं देखता हूं कि मुझे C1 C2 यानी कि कैविटी, मुझे पता है कि यहाँ पर चार्जेस कहाँ थे, इस तरफ थे। यहाँ पर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यहाँ पर क्या पॉइंट था, ये था C1 पॉइंट, और ये पॉइंट क्या था, C2 पॉइंट। तो अगर अब मुझे कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करनी है तो क्या होगा, C1 C2 के अलोंग होगा। तो यानी कि इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी थी वो C1 C2 के अलोंग बनी थी। अच्छा एक बात देखिए कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है, क्या ये रो1 और रो2 पर डिपेंड करती, सॉरी रो1 रो2 नहीं, R1 R2 पर डिपेंड करती है क्या? नहीं सर। क्या ये R1 R2 पर डिपेंड करती है क्या? नहीं सर, उनका नहीं डिस्टेंस ये तो C1 C2 पर डिपेंड कर रही है। तो C1 C2 तो क्या था, वेक्टर जॉइनिंग C1 एंड C2। तो एज यू कैन सी कि यहाँ पर आप चाहे पॉइंट P ऊपर लें, चाहे पॉइंट P नीचे लें, चाहे यहाँ पर लें, अभी सभी पॉइंट्स के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी मात्र और मात्र इसी तरीके से बनेगी। वही रहेगी। सर ऐसे कैसे? आप देख कैविटी के सकते अंदर हो ही ना सर। जैसे हमने पॉइंट P पर निकाला उसी तरह से ये पॉइंट Q पर निकाल लो, उसी तरह से पॉइंट R पर निकाल लो। सभी जगह पर आपको R1 माइनस R2 वेक्टर लिखना ही पड़ेगा और वहां से C1 C2 बन ही जाएगा। दैट मीन्स कि आपकी कैविटी के अंदर में हर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
वो सेम बन चुकी है और किसके अलोंग बनी हुई है, C1 C2 के अलोंग में बनी हुई है। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ड्रॉ करना चाहें तो इस तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है इन द कैविटी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इस पर सीधे सवाल पूछे जा सकते हैं, है ना। तो ये कैविटी वाले सवाल कई बार फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो मेक श्योर आपके दिमाग में अच्छे से क्लियर हो। डन। Done. ठीक है, चलिए ये लिख सकते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन कैविटी, और किस डायरेक्शन में है, अलोंग C1 C2 वेक्टर। C1 C2 ठीक, yes sir यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन कैविटी अलोंग C1 C2 वेक्टर। अब देखिए इसी जो हमने अभी सीखा है, देखा है, उसी का एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो ये रहा ओरिजिनल स्फीयर, बड़ा वाला स्फीयर, और फिर उसमें अंदर में एक छोटा स्फीयर ऐसा बना हुआ है, ये छोटा स्फीयर ऐसा बना हुआ है। फिर इलिप्स हो गया। यहाँ पर मैंने ये बोल दिया कि इस सेंटर का इस स्फीयर का सेंटर जो है दैट इज ओरिजिन 0,0, इसे मैंने कह दिया x, इसे मैंने कह दिया y, ठीक है। और इसकी रेडियस कितना कर दिया, इसकी रेडियस अपन ने कर दिया r/2 कर दो इसको, है ना। तो r/2 कर दो तो ये स्फीयर छोटा बड़ा हो जाएगा, एक सेंटर से पास करेगा। तो ये ऐसा कुछ करना पड़ेगा अपने को, थोड़ा समझ लो, मतलब ये पॉइंट यहाँ से पास हो रहा है, बड़ा कर दो। हाँ ये ऐसा कुछ मस्त। तो अभी चार्ज कहाँ पर है, यहाँ पर है ना। ये स्फीयर अपना कैविटी बना हुआ छोटा वाला, दैट इज कैविटी। और इसकी डेंसिटी अपने को रो दे दिया गया है, दिस इज कैविटी। नाउ अब क्या कर दिया कि इस पॉइंट पर, यानी कि इसके सेंटर पर एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे चला दिया है ना। इलेक्ट्रॉन को इधर वर्टिकल में v0 स्पीड से चला दिया है, ठीक है। तो अभी हमसे पूछा गया है फाइंड x एंड y कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन as a function of time before it collides with sphere any surface। कि भाई इलेक्ट्रॉन टकरा सकता है ना, तो टकराने के बाद की बात ही नहीं कर रहे अपन तो कहाँ की बात कर रहे हैं कि x एंड y कोऑर्डिनेट्स बताइए, जब वो टकराने से पहले वाली सिचुएशन पे बताइए क्या होगा, ठीक है, कि इसके x एंड y कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो इसको मतलब कैसे करें आप बताएं। वो फोर्स पता है, एक्सेलरेशन मिल गया, एक्सेलरेशन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो Rho by into C1 into C2 E by upon all। परपेंडिकुलर एंगल एक्सेलरेशन और उसकी हाँ तो सही, प्रोजेक्टाइल जैसा। y कंपोनेंट तो v0t हो गया, हाँ, और x कंपोनेंट हो जाएगा rho r by rho यू आर r e। फॉरगेटिंग ग्रेविटेशन, ग्रेविटी लेना है, ले लो कोई दिक्कत नहीं, अरे कोई यार शर्मा मास अच्छा ठीक है इलेक्ट्रॉन का फिर। पता है ना हमने। हाँ फिर बस ऊपर वाला v0t माइनस हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा। एंड x वाला x वाला रो r into e by 12 m epsilon नॉट, एक्सेलरेशन है तो into t स्क्वायर।
एक्सलेशन कहाँ होगा? प्लस राइट, एक्स माइनस एक्स, नहीं माइनस एक्स ना, माइनस एक्स। इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल, इस बात को ध्यान रखिए कि चलिए शुरू करते हैं, है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन सभी पर, इस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाले फोर्सेस को मैं देख लेता हूं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन लिया तो उसका चार्ज ऑब्वियसली वी नो कि माइनस है, नेगेटिव चार्ज है। कितना है? माइनस ई। तो मैं अगर फोर्स देखता हूं, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वो लिखा जाता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज यहां पर है माइनस ई इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा बन चुका है। तो आप देख सकते हो इस पर वेलोसिटी v नॉट इधर था, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा? x प्लस एक्स के अलॉन्ग होगा। समझ सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड? हाँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लिखा जाए तो वो होगा रो c1 c2, यानी कितना है यहां से दूरी r/2 डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन कितना है i कैप। समझ में आया? पिछले ही सवाल में देखा था रो c1 c2 बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो रो c1 c2 मतलब ये रहा c1, ये रहा c2, तो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन की जो लेंथ बनी है कितना बन गया है? r/2। तो रो c1 c2 बाय 3 एप्सिलॉन नॉट विद डायरेक्शन लिख दिया तो आई कैप बन चुका है। तो मैं लिखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इज इक्वल्स टू चार्ज, यानी कि माइनस ई इंटू रो r, 2 और 3 मिलके 6 हो गए एप्सिलॉन नॉट, और ये आई कैप माइनस आई कैप में आ चुका है। तो अब देखिए यहां पर एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स होगा, एक ग्रेविटेशन फोर्स होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कहां लगा है? माइनस आई कैप में लगा हुआ है। ग्रेविटेशन का कहां लगा हुआ है? माइनस जे कैप में लगा हुआ है। ओके, तो मैं अगर x कोऑर्डिनेट लिखता हूं, डिस्प्लेसमेंट इन x अगर लिखा जाता है तो वो होगा पोजीशन इन, ये पीछे से आवाज आ रही है किसी की, खुद से बंद कर लो। जेठालाल क्या? तो ux इज 0 माझा कचरा। प्लस हाफ ax, ये क्या हो जाएगा? फोर्स बाय मास। तो ये आ जाएगा माइनस ई रो आर बाय 6 एप्सिलॉन नॉट m इनटू टी स्क्वायर। तो ये पोजीशन डिस्प्लेसमेंट इन x आया है। पूछा क्या था? कोऑर्डिनेट्स पूछे हुए थे। कोऑर्डिनेट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या लिखा जाता है? पोजीशन फाइनल माइनस पोजीशन इनिशियल, पोजीशन इनिशियल, और इनिशियल कितना है? r/2 आई कैप। x की बात हो रही है ना, डिस्प्लेसमेंट इन x की बात हो रही है। सही तो है। x वाला x फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस x इनिशियल कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू दिस मच, माइनस ई रो कैपिटल R अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट m, और ऊपर है टी स्क्वायर। तो इसकी मदद से पोजीशन इन x आ चुका है फाइनल, है ना। इसको इधर राइट हैंड साइड ले जाओ एंड यू विल गेट द राइट आंसर। इसमें मुझे लगता नहीं है कोई डाउट होगा या होगा। एनीवन? एनीबॉडी? नो वन। अब बात करते हैं y कोऑर्डिनेट की। तो y कोऑर्डिनेट में बेचारा सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन है। तो ग्रेविटेशन है तो मैं लिख सकता हूं इसका y कोऑर्डिनेट इनिशियली 0 था ही, तो y फाइनल माइनस y इनिशियल, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इन y इज इक्वल्स टू uy इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर। uy इज v नॉट इंटू टी प्लस हाफ ay इज माइनस g इंटू टी स्क्वायर। तो y फाइनल माइनस y इनिशियल, वो तो क्या था? 0 था। तो यहां से अपने पास फाइनल y कोऑर्डिनेट भी बन चुका है। तो अपने से यही पूछा था, बताइए x एंड y कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताइए, जब वो स्ट्राइक करने से पहले का था। तो होपफुली समझ में आ गया होगा। कुछ हाँ ना बोलते रहोगे। हाँ जी। क्या एक ही बच्चा है क्या क्लास में? हाँ, तो दो। चलिए नोट कर लिया? नहीं सर, एक करो। डन?
हो गया सर। नेक्स्ट सवाल जिसमें कि ये अपने को एक स्फीयर दिया है, ठीक है, और अभी एक और दूसरा स्फीयर दिया है, ये मैंने कर दिया, ये दूसरा स्फीयर दिया और ये इस तरह से ओवरलैप कर रहे हैं। स्पीयर ओवरलैप करने। हाँ, समझ लेना। तो अभी इसका सेंटर मैंने कहा C1, इसका सेंटर मैंने कहा C2। फिर कहा कि यहाँ पर तो प्लस रो था, इसके लिए प्लस रो था, डेंसिटी इसकी प्लस रो थी। इसके लिए कहा कि इसकी डेंसिटी माइनस रो थी। और ये जो ओवरलैपिंग रीजन है ये क्या है, इसका न्यूट्रल volume। है। तो है ही। ये क्या है, न्यूट्रल है। तो अभी इस ओवरलैपिंग, इसका रेडियस भी मैंने r बोल दिया है ना, इसकी रेडियस भी मैंने r बोल दिया, मतलब एकदम सिमेट्रिकल, एकदम सेम स्फेरिकल चार्जेस हैं, बस रो और माइनस रो हो गए। और ये ओवरलैप जो करते हुए पाए गए वहां पर हमने क्या बोल दिया, ये न्यूट्रल है। सो हाँ, वो तो है। एक पॉइंट लिया P जिस पर कि हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P which lies न्यूट्रल in रीजन। overlapping region। दोनों का रेडियस सेम है ना सब। हाँ जी, सर। रेडियस सेम है। हाँ। और पी के कोऑर्डिनेट्स वगैरह कुछ नहीं दिए। नहीं, मान लो चाहिए तो r1 हाँ वेक्टर और r2 वेक्टर मान लो। ठीक है, ठीक है। अच्छा। जरूरत नहीं पड़ेगी शायद। ऐसा कैसा। Sir, rho C1 C2 upon 3 epsilon naught. करेक्ट, C1. करेक्ट। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं देखता हूं यह C1 और यह P। तो अगर इस रीजन को देखा जाए, इस रीजन को देखा जाए तो यह न्यूट्रल, यह न्यूट्रल। वंस अगेन, अगर इस रीजन में रो डेंसिटी होती तो ये कंप्लीट स्फीयर जिसका रो डेंसिटी है वो हम समझ सकते थे। इतनी बात समझ में आती क्या? अरे हाँ या ना तो बोलो। हाँ। दूसरी बात कि यहां पर इसकी जो डेंसिटी है वो है माइनस रो, और ये जो रीजन है इसकी डेंसिटी अगर माइनस रो होती तो एक कंप्लीट स्फीयर माइनस रो डेंसिटी का हम समझ सकते थे। तो अभी न्यूट्रल को क्या बोलते हैं कि जो न्यूट्रल रीजन है, न्यूट्रल रीजन, इसमें लिख सकते हैं लेट अस अज्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, charge distribution of plus rho and minus rho density।
इन न्यूट्रल रीजन। अब इसका फायदा होगा कुछ, क्या फायदा होगा कि भाई न्यूट्रल तो अभी भी बना रहा, वो प्लस रो और माइनस रो ले लिया तो न्यूट्रल तो अभी भी बना रहा, उसका लोड तो है नहीं अभी। अब देखें कि आप समझ सकते हैं कि यहां पर मैंने प्लस रो भी इमेजिन कर लिया, यहां पर मैंने प्लस रो देख लिया, और यहां पर मैंने माइनस रो भी देख लिया, माइनस रो भी देख लिया। तो ये वाला प्लस रो और ये वाला प्लस रो मिला के कंप्लीट स्फीयर बन चुका है। अब टू रो नहीं हो गया है ना, प्लस रो और प्लस रो मिला के टू रो नहीं हुआ। ये बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. हाँ हाँ ये हो चुका है कंप्लीट स्फीयर ऑफ डेंसिटी रो बन चुका है। तो अगर मुझे पॉइंट P के लिए लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट P लिखा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर ऑफ डेंसिटी रो प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर ऑफ डेंसिटी माइनस रो। ठीक है, इसके बाद की बात मैं यहां लिखता हूं। तो अब देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर ऑफ डेंसिटी रो, वो कितना बनेगा यहां पर बताइए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P कितना बनता हुआ पाया जाएगा, रो आर बाय रो R1 वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट प्लस माइनस रो, Plus rho इसको R2 मैं plus कुछ R2 मान लेता हूं, माइनस रो R2 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो इससे बना है रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस R2। तो R1 माइनस R2 अपने को वही हो चीख गया चीख फिर के बता रहा है, ये कितना बन गया। C1 C2 वेक्टर तो C1 C2 वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। क्या ये R1 और R2 पर डिपेंड करता हुआ पाया गया? नहीं 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 है। कैविटी के अंदर नहीं होगा इसका मतलब यहाँ पर ये पॉइंट लिखा जाए या उसके नीचे वाला पॉइंट लिखा जाए, या इसके नीचे वाला पॉइंट लिखा जाए, या इसके कैविटी के नीचे अंदर वाला हाँ पॉइंट लिखा जाए, तो यू विल फाइंड कि यहाँ पर हर पॉइंट के अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है वो सेम बनी है, रो C1 C2 बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसका मतलब इसके कैविटी के अंदर के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज एग्जैक्टली सेम और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप कह सकते हैं। बात समझ में आती है क्या? अरे यार ये मर मत जाया करो भाई, जल्दी से बोलो यस और हाँ नो। यस Yes, सर। sir. यस जल्दी से सर। नोट करें। सर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करना चाहूं तो यू विल फाइंड कि ये तो रहा अपना, इसमें कौन सा कलर था, ये वाला, मतलब ठीक है जो भी, और अनदर वन इज दिस वन, ये बना ऐसा कुछ, Yes. इसको मैंने ओवरलैप करवा दिया। और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती हुई पाई गई, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती हुई पाई गई वो कुछ इस तरह से बनती हुई पाई गई। ये जो ओवरलैपिंग रीजन था ये यहाँ पर हमारा था C1, ये यहाँ पर हमारा था C2। तो C1 C2 वेक्टर इस तरह से बना, ये बना है C1 C2 वेक्टर, C1 C2 वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस रीजन में है यानी कि ओवरलैपिंग रीजन में है वो आप देख सकते हो C1 C2 के डायरेक्शन में बनी हुई है और सभी पॉइंट पर मैग्नीट्यूड सेम बना हुआ है। तो इसको मैं कह सकता हूं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जल्दी से बनाओ, अगला सवाल करते हैं।
डन। हाँ सर। नेक्स्ट मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू सम अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर आई कैप। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो पाई गई वो पाई गई अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर आई कैप। और ये मतलब आप समझ सकते हो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, ये x ये y और z बाहर की तरफ आ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास अल्फा एक्स स्क्वायर पाई गई है। तो हमसे पूछा गया है फाइंड रो यानी कि चार्ज पर यूनिट चार्ज डेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x। इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को दे दिया गया है, पूछा है फाइंड चार्ज डेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x। व्हाट डू यू थिंक, क्या कहां से शुरू करें? राशि कर सकती सर। हाँ जी बोलो। मैं हिंट देता हूँ, गॉस लॉ की मदद से करना पड़ेगा। गॉस लॉ के लिए सरफेस भी बनानी पड़ेगी और ऐसी सरफेस बनानी पड़ेगी जिससे कि अपना काम आसान हो। एनीवन? सर समझ रहे नहीं हो? ट्यूब बनाएंगे सर। बड़ा सवाल में इंफॉर्मेशन इतनी ही है ना। अब सर आपको 2 सोचना अल्फा x इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्या किया? सर एक मतलब आड़ा सिलेंडर बना दिया, ठीक है, फिर फिर मतलब रो मान ली चार्ज डेंसिटी और क्यू इन निकाल दिया। बट मतलब तुमने रो तो मतलब पूरा ये सिलेंडर अगर मैंने लिया, ठीक है, तो यहाँ पर हर पॉइंट पर रो सेम है या डिफरेंट है? हाउ डू यू नो? नहीं समझे? रो एक्स का फंक्शन भी तो हो सकता है ना, वेरिएबल भी तो हो सकता है, यही तो पूछा है। तो तुमने रो इनटू वॉल्यूम करके चार्ज नहीं निकाल सकते ना। या निकाल सकते हैं? चलिए शुरू करते हैं। जो इसमें सोचा ना, काफी हद तक सही सोचा है। इसमें एक छोटी सी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। कि सवाल में दे रखा है रो एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है। रो एज अ फंक्शन ऑफ मतलब रो का हमें फंक्शन ऑफ एक्स निकालना है। तो भाई अगर एक्स का फंक्शन होगा, इसका मतलब मैं डेंसिटी इनटू कंप्लीट वॉल्यूम करके चार्ज डेंसिटी नहीं निकाल चार्ज नहीं निकाल सकता। बात समझ में आ रही है क्या? अरे यार, हाँ या ना तो बोलो। सर तो अभी मेरे को अगर इसकी लेंथ इतनी बड़ी हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन मैं अगर इस लेंथ को dx बोल देता हूं, इसके एरिया को ये a बोल देता हूं, ठीक है ना। इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने लिखे इसको मैंने लिखा x कोऑर्डिनेट और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा फिर x प्लस dx कोऑर्डिनेट हो जाएगा।
समझ में आया क्या इतना? अरे Yes, sir. यार, हाँ सर समझा सर। तो अभी बोलो कि यहाँ पर मैं टोटल फ्लक्स अगर लिखता हूँ, फ्लक्स इन सिलेंड्रिकल सरफेस तो वो क्या बना जाएगा? वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और डॉट डीए करना पड़ेगा। तो आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे थी, अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर थी। तो इसका मतलब अपने पास सिर्फ दो सरफेस से फ्लक्स बनेगा। कौन सी सरफेस से? सर्कुलर वाली जो बनी हुई है। क्या ये कर्व सरफेस से फ्लक्स बनेगा? नहीं, दोनों भाई. नहीं सर। बनेगा। अच्छा बताओ कि इधर लेफ्ट हैंड साइड वाली जो है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जाती है कि बाहर जाती है? अंदर जाती। अंदर जाती है। कैसे पता लगा? ये है अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर आई आई कैप, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे घुसती हुई दिख रही है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाले सर्कुलर से अंदर घुसी और राइट वाले से बाहर निकली। तो बताइए यहाँ पर जो फ्लक्स होगा वो पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। 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 नेगेटिव ना, एंगल 180 डिग्री। एरिया वेक्टर कहाँ है, लेफ्ट या राइट? नेगेटिव। आउटवर्ड होता है, negative यानी कि लेफ्ट में बनेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में, तो ये नेगेटिव बनेगी क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 180। 180 बना हुआ है। तो यहाँ बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो लिखी गई अल्फा एक्स स्क्वायर, और ये बन चुका है ए, ठीक है। और साथ में क्या लिखना पड़ेगा? माइनस लिखना पड़ेगा, या cos 180 लिख लो, है ना, किसी को दर्द हो रहा हो हाँ तो सर, cos वैसे 180 लिख लो। प्लस अब यहाँ वाली बची हुई तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखी जाए तो वो क्या लिखी जाएगी? अल्फा एक्स की वैल्यू हो चुकी है एक्स प्लस डी एक्स का होल स्क्वायर, एरिया का ए, और कॉस क्या लिखूं? कॉस 0। तो ये आ चुका है अल्फा एक्स स्क्वायर ए माइनस के साथ में प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2x dx इंटू ए, और cos 0 इज 1। अब देखना कि यहाँ पर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर ए, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर में एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर ए है और ये अल्फा है, तो बेचारा ये और ये खत्म हो जाएगा। तो अभी बचेगा अल्फा डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू ए, अल्फा डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस अल्फा 2x dx इंटू ए। ये बन चुका है फ्लक्स। इतना समझ में आता है? अभी मैं लिख सकता हूं कि भाई dx इज वेरी स्मॉल, dx इज वेरी स्मॉल, तो भाई dx का स्क्वायर तो बहुत ही मरा हुआ हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं भाई इसके कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें dx है और इसमें dx स्क्वायर है, तो ये अप्रोक्सीमेटली मैं बोल सकता हूं इसका कोई महत्व नहीं बचेगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x अल्फा dx इंटू एरिया, है ना। इस चीज को बच गया, ये लगभग सिर्फ यही चीज बची है, ये अप्रोक्सीमेटली मतलब ये नेग्लिजिबल सा बन जाएगा, ये नेग्लिजिबल सा बन जाएगा 2x अल्फा dx इंटू ए। नाउ मेरे पास एक क्लोज सरफेस से फ्लक्स आ चुका है, तो मैं लिख सकता हूं उस क्लोज सरफेस के लिए जो फ्लक्स लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा Q in by एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 2x, फिर कितना आ गया? अल्फा a इंटू डी एक्स आ गया, है ना। इस चीज को मैंने यहाँ लिख लिया। अब Q in लिखना है, तो Q in क्या मैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? नहीं सर, लिख सकते, छोटी सी बहुत छोटा है ना, तो ये वाला जो मैंने लिया है उसकी लेंथ बहुत 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 छोटी है, तो इतनी छोटी लेंथ है तो मैं यहाँ पर इसमें डेंसिटी की जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान सकता हूँ। बात समझ में आती है? तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी इंटू छोटा सा वॉल्यूम, और वो कितना बन चुका है? एरिया इंटू डी एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 2x अल्फा a dx। तो एज यू कैन सी यहाँ पर है dx और यहाँ पर है dx, खत्म हो गया, और यहाँ पर a था और यहाँ पर a था, ये भी खत्म हो गया। तो यहाँ से आया रो इज इक्वल टू 2x अल्फा इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो डेंसिटी हमारे पास इतना बन चुका है, दैट इज अगेन फंक्शन ऑफ x, और यही हम जानना चाहते थे। समझ में आया क्या किया अपन ने? कोई डाउट? नो सर। ठीक है, जल्दी से नोट करें, अब सर का टाइम हो गया है।
या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने होमवर्क बिगिनिंग में ही दे दिया है, कल अगर कोई डाउट हो तो आप उसमें से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द स्क्रीनशॉट ले लो इसका, है ना, टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, बंद कर दो, बोलो। यस सर। ओके।